लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने स्किटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ था। कुछ तो वेस्ट के बारे में था, स्किटरी ऑर्गेनिज्म थे, फिर ह्यूमन स्किटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और बेसिक किडनी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, तो हेडिंग डालिए नेफ्रॉन, हेडिंग नेफ्रॉन। और इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनना है, पहले वो डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो हेडिंग नेफ्रॉन, और एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने किडनी कंप्लीट कर लिया था। तो किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, जो रियल में काम करती है, वो नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं, तो कुछ तो रटने वाले सवाल हैं। क्या अगर नेफ्रॉन क्या है तो कहोगे एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। क्यों? वर्टिब्रेट में तो कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ही होते हैं स्किटरी ऑर्गन, और इनवर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूब्यूलर होते हैं। तो नेफ्रॉन एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि किडनी में पाया जाता है, और वही किडनी का क्या है? फंक्शनल यूनिट। अगर स्ट्रक्चरल यूनिट पूछेगा तो भी यही बताएंगे। तो चाहे स्ट्रक्चरल पूछे और चाहे फंक्शनल, किसकी? किडनी की, तो आंसर क्या देंगे? नेफ्रॉन। नंबर रटना है, लगभग 1 मिलियन इन ईच किडनी। तो किसी ह्यूमन में कितने होंगे? तो ह्यूमन में 2 किडनी होंगी, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 मिलियन हो जाएगी। तो एक किडनी में 1 मिलियन, 2 किडनी में 2 मिलियन। ये सब रटने वाले सवाल हैं। अब डायग्राम देखेंगे। अगर डायग्राम पर नजर डालेंगे तो किसी भी नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट हैं। ये रेड कलर का मैंने पार्ट अलग बनाया जिसका नाम ग्लोमेरुलस है, और बाकी सारा येलो कलर का है वो वास्तव में क्या है? तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जितना भी दिख रहा है ये सब का सब रीनल ट्यूब्यूल है। अब ट्यूब्यूल में सबसे पहले है बोमेन कैप्सूल, उसके पीछे है पीसीटी, उसके पीछे है हेनले लूप, उसके पीछे है डीसीटी, उसके पीछे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। एनसीईआरटी इस जगह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नहीं लिख रही है, लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये शब्द लिखा हुआ है। तो ट्यूब्यूल थोड़ा पतली होती है, डक्ट थोड़ा चौड़ी होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो नेफ्रॉन के 2 ही पार्ट हैं, एक पार्ट है ग्लोमेरुलस और एक पार्ट है ट्यूब्यूल। अब ट्यूब्यूल में बहुत कुछ है। ट्यूब्यूल में बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, हेनले लूप है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो पहला सवाल यह है जो दिख रहा है कि जो बोमेन कैप्सूल है इसने किसको घेर रखा है? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के साथ किसको ले लिया जाए? बोमेन कैप्सूल को ले लिया जाए। तो इसको कहते क्या हैं? तो इसे कहते हैं मैलपीजियन बॉडी, या इसी का दूसरा नाम रीनल कार्पसेस, मैलपीजियन कार्पसेस भी कहते हैं। तो बोमेन कैप्सूल एलॉन्ग विद द ग्लोमेरुलस कॉल्ड एज मैलपीजियन बॉडी या रीनल कार्पसेस। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन पूछा था कि रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत किससे होती है? रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद, ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद किससे शुरू होती हैं? तो आंसर देंगे बोमेन कैप्सूल से। तो किससे शुरू होती हैं? बोमेन कैप्सूल। जरा इतना बढ़ा लो डायग्राम में। तो सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने सुना है। क्या? कि किसी भी किडनी के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल और किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जो किडनी का काम करता है। कितने होते हैं?
लगभग लगभग 1 मिलियन इन ईच किडनी, तो 2 मिलियन 2 किडनी में हो जाएंगे। स्ट्रक्चर वाइज कोई बहुत विशेष बात नहीं है, दो ही मेन पार्ट हैं, एक पार्ट का नाम है ग्लोमेरुलस और एक पार्ट का नाम है रीनल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल में बहुत कुछ है, बोमेन कैप्सूल है, फिर पीसीटी है, फिर हेनले है, फिर डीसीटी है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और फिर फाइनली क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला करके मालपीजियन बॉडी या रीनल कार्पसेल्स कहते हैं, एक क्वेश्चन। और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद, तो आंसर क्या देंगे, बोमेन कैप्सूल। अब हमको एक एक करके पढ़ना है, 2-3 क्वेश्चन ग्लोमेरुलस के, 2-3 बोमेन कैप्सूल के, फिर पीसीटी के, फिर हेनले लूप की, फिर डीसीटी के और फिर फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के। तो एक एक करके देखेंगे, शुरू करते हैं। तो अगला डायग्राम ये बना हुआ है, आप लोगों ने बना रखा है। तो इसमें 2 चीजें आपको दिखाई गई हैं, एक ग्लोमेरुलस दिखाया गया है और एक बोमेन। आगे आ जाओ, आगे 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 आगे, हाँ इनके साथ वही वही, एक ग्लोमेरुलस है और दूसरा बोमेन कैप्सूल है। तो ग्लोमेरुलस एलांग, अरे बैठा लो, कहीं भी बैठा लो, इधर उधर। ग्लोमेरुलस के साथ बोमेन कैप्सूल है। अब यहाँ डायग्राम में देखिए बना क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला सवाल है कि ग्लोमेरुलस क्या है। तो इधर इधर देखिए, इधर देखिए जरा बेटा, ये मान लेते हैं हम लोगों का हार्ट है, तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, डार्सल एओर्टा। ये जब डार्सल एओर्टा नीचे जाता है बॉडी में, तो यहीं से एक ब्लड सप्लाई निकलती है जो हम लोगों के किडनी को आती है। इसका नाम होता है रीनल आर्टरी। फिर से सुनते हैं, ये हम लोगों का हार्ट है, यहां से निकला डार्सल एओर्टा, डार्सल एओर्टा से एक ब्रांच निकली, उसका नाम रीनल आर्टरी। वो किसके अंदर गई, किडनी के अंदर गई। आपको पहले से ही पता है कि आर्टरी जब अंदर जाती है तो अंदर जाकर के डिवीजन करती है, और आर्टरी जब डिवाइड करती है तो क्या बनता है, तो आर्टरी जब डिवाइड करती है तो बनता है आर्टीरियोल, और जब आर्टीरियोल डिवाइड करता है तो बनता क्या है, कैपिलरी। तो देखो हुआ क्या है कि डार्सल एओर्टा से निकली रीनल आर्टरी, उसके डिवीजन से बना आर्टीरियोल और उसके डिवीजन से बना कैपिलरी। वो जो कैपिलरी बनी है उसी का जो गुच्छा है, उसी गुच्छे का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ कैपिलरी है। कहां से निकलेगा, तो कहोगे आर्टीरियोल से ही निकलेगा। जिस आर्टीरियोल से कैपिलरी निकली है उसका नाम क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल। ग्लोमेरुलस कहाँ इनक्लोज है, तो आंसर क्या देंगे, बोमेन कैप्सूल। तो फिर से सुन लेते हैं, ग्लोमेरुलस वास्तव में क्या है, तो कहोगे ये कैपिलरी का बंच है, लेकिन ये कैपिलरी कहाँ से निकली, आर्टीरियोल से निकलेंगे। किस आर्टीरियोल से, एफरेंट आर्टीरियोल से। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया एफरेंट आर्टीरियोल। तो ब्लड हमेशा इसी दिशा से आएगा। कौन सा आर्टीरियोल है जो ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ लाएगा, तो आंसर क्या देंगे, एफरेंट आर्टीरियोल। अच्छा एक नियम और है, कैपिलरी जब यूनाइट करती हैं तो बेटा क्या बनता है, लिखो नहीं सुनो केवल, कैपिलरी जब यूनाइट करती है तो बनता है वेन्यूल। यही तो बनता था, लेकिन यहां नियम टूट गया। यहां जब कैपिलरी यूनाइट करते हैं तो फिर से क्या बन जाता है, आर्टीरियोल। तो ये बड़ी विशेष जगह है। नियम क्या है, हार्ट से ब्लड चलता है, पहले जाता है एओर्टा में, फिर जाता है आर्टरी में, फिर जाता है आर्टीरियोल में, फिर जाता है कैपिलरी में। कैपिलरी यूनाइट करके क्या बनाती है, वेन्यूल, फिर क्या बनता है, वेन, फिर क्या बनता है, वेना केवा। यही बिल्कुल सही है। यहाँ ये नियम टूट गया है, सब कुछ सही चल रहा है। ये है डार्सल एओर्टा, ये है रीनल आर्टरी, फिर क्या है आर्टीरियोल, फिर क्या है कैपिलरी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कैपिलरी यूनाइट करके बनना क्या था, वेन्यूल, लेकिन वेन्यूल बने नहीं, फिर से क्या बन गए, तो यूनाइट करके फिर से क्या बन गया, आर्टीरियोल। बस फर्क ये है कि ये जो आर्टीरियोल है और ये जो आर्टीरियोल, उसके नाम में अंतर है। ये कौन सा आर्टीरियोल है,
तो ये बेटा कौन सा है, एफरेंट है, और ये कौन सा है, इफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है आना और इफरेंट का मतलब होता है जाना। जो ब्लड लेके आए उसका नाम एफरेंट, तो ब्लड उसका नाम क्या हो जाएगा, इफरेंट। दिख रहा है इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है। ये वाइडर होता है, 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, और इस इफरेंट नैरोअर होता है, 25 माइक्रोन इसका होता है। ये ब्लड को कैरी करेगा किधर की तरफ, ग्लोमेरुलस की तरफ, और ये ब्लड किधर की तरफ, ग्लोमेरुलस से दूर। तो एक ग्लोमेरुलस लाएगा, एक ग्लोमेरुलस से ले जाएगा। तो किडनी के नेफ्रॉन में एक विशेष परिस्थिति हो गई है, एक नियम टूट गया है। नियम ये था कि कैपिलरी जब जुड़ती हैं तो क्या बनती हैं, वेन्यूल बनती है। यहाँ वेन्यूल नहीं बना है, क्या बन गया है, आर्टीरियोल बन गया है। तो इधर से आर्टीरियोल आया, यहाँ कैपिलरी का गुच्छा बना, इधर फिर से क्या हुआ, आर्टीरियोल। तो आर्टीरियोल और आर्टीरियोल के बीच में क्या है, कैपिलरी का गुच्छा, उसी गुच्छे का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। ये जरा बेटा बढ़ा लो नीचे। ये बढ़ा लो। बढ़ गया। तो हार्ट से क्या निकला, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एफरेंट आर्टीरियोल किसकी ब्रांच है, एफरेंट आर्टीरियोल किसकी ब्रांच है, तो ये ब्रांच है किसकी, रीनल आर्टरी की। भाई रीनल आर्टरी से ही तो निकला है एफरेंट आर्टीरियोल। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, तो यही है बोमैन कैप्सूल। डायग्राम देख के ही लग रहा है क्या, डबल वाल है और कैसा है, कप लाइक। डबल वाल कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बोमैन कैप्सूल। जैसे कहोगे डबल वाल वैसे पूछेगा, ये तो बाहर वाली वाल है, ये अंदर वाली वाल है। बाहर वाली जो दीवार है वो बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियम की, अंदर वाली जो दीवार है वो बनी होती किसकी, पोडोसाइट। पोडो का मतलब क्या होता है, पोडो का मतलब होता है पैर, और साइट का मतलब होता है सेल। तो देखो कैसे होती है, ये कुछ इस प्रकार की सेल होती है। जैसे हम लोगों के पैरों में उंगलियां निकली हैं वैसे है, इसमें फिंगर लाइक प्रोसेस होती हैं, और इसी का नाम क्या है, पोडोसाइट। इधर देखिए, ये मान लेते एक पोडोसाइट है, इसमें ये उंगलियां निकली हैं, और ये मान लेते दूसरी पोडोसाइट है। तो दो पोडोसाइट कुछ इस प्रकार से लगती हैं कि देखो बीच में छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। तो पोडोसाइट का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि बीच में स्लिट दिखाई पड़ रही है, इस स्लिट का नाम फिल्ट्रेशन स्लिट, या इसका नाम क्या है, स्लिट पोर। तो पोडोसाइट का इंट्रिकेट मैनर में अरेंजमेंट होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। पोडोसाइट बहुत विशेष तरीके से अरेंज होती हैं, और बीच में क्या बन जाता है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी स्लिट लाइक स्ट्रक्चर का नाम फिल्ट्रेशन स्लिट, या इसी को कहते हैं क्या है, स्लिट पोर। तो सिर्फ 3 क्वेश्चन। बोमैन कैप्सूल क्या है, तो बोमैन कैप्सूल है डबल वाल कप लाइक
स्ट्रक्चर, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाहर की दीवार स्क्वामस होती, कोई खास नहीं है। अंदर की दीवार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इनर वार पर कौन सी सेल हैं, तो कहोगे क्या, पोडोसाइट सेल। और पोडोसाइट सेल का जो इंट्रिकेट मैनर में अरेंजमेंट होता है उससे क्या बनता है, माइन्यूट पोर बनता है। नाम क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट, या इसी का नाम क्या है, स्लिट पोर। और यहीं से होता है फिल्ट्रेशन, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बढ़ा लो, बस इतना ही बढ़ाना है आपको। तो इस पूरे डायग्राम में जो सबसे काम का आपका सवाल है वो पोडोसाइट है। ये बताओ पोडोसाइट कहाँ पाई जाएंगी, तो कहोगे इनर वॉल ऑफ बोमैन कैप्सूल। एक और काम का सवाल है, पोडोसाइट का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि बीच में क्या दिखाई पड़ जाती है, स्लिट या पोर दिखाई पड़ जाते हैं। नाम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं। बस दो यहाँ सवाल हैं, कौन है जो ब्लड लेके आएगा, एफरेंट, और कौन है जो ब्लड लेके जाएगा, तो आंसर क्या देंगे, इफरेंट। आगे बढ़ें, बढ़ा लिया बेटा इसको। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के 4 क्वेश्चन। ग्लोमेरुलस बंच ऑफ पैरेलल कैपिलरी है, एराइज कहां से, एफरेंट आर्टेरियोल, और वो कहां से निकला, रीनल आर्टरी। क्वेश्चन दूसरा, एफरेंट ब्लड लेके आएगा, इफरेंट ब्लड लेके जाएगा। एफरेंट थोड़ा वाइड होगा और इफरेंट थोड़ा नैरो। खत्म ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, बाहर की दीवार खास नहीं है, अंदर की दीवार खास है। नाम पोडोसाइट। और पोडोसाइट का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि बीच में क्या बन जाएगा, फिल्ट्रेशन स्लिट, या क्या कहोगे, स्लिट पोर। आगे देखते हैं पीसीटी। तो देखिए बोमेन कैप्सूल से एक टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब निकलती है। बोमेन कैप्सूल से एक टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब निकलती है जो आगे जाकर के एक हेयर पिन शेप, आगे जाकर के एक हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर से जुड़ जाती है। आगे जाकर के एक हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर से जुड़ जाती है और वहां से फिर एक टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब निकलती है। अब ध्यान से देखिएगा, जो टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब होती हैं इनको कहते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पहले है तो नाम क्या पड़ जाएगा, नाम पड़ जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये बाद में है तो नाम क्या पड़ जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पहला सवाल तो पीसीटी का है, सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है पीसीटी में। पीसीटी का फुल फॉर्म कोई खास बात नहीं है, कन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल का मतलब पहले और कन्वोल्यूटेड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी। तो पीसीटी वास्तव में क्या है, तो कहोगे हाईली क्वाइल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है जो किससे निकलती है और किससे जुड़ती है। तो निकली कहां से है बेटा, तो ये निकलती है एराइज फ्रॉम बोमेन कैप्सूल। और कनेक्ट किससे है, बताओ किससे कनेक्ट है, तो कनेक्ट किससे है बेटा, ये कौन सा है, ये है हेनले लूप। तो हेनले लूप में किससे कनेक्ट है, डिसेंडिंग से कनेक्ट है कि असेंडिंग से कनेक्ट है, तो कनेक्ट टू। तो आंसर देंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, इतना लिखो। बना लो, इसमें कौन सा पैसा लगता है। सिर्फ 2 क्वेश्चन,
हाईली क्वाइल्ड कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, निकली कहाँ से, बोमेन कैप्सूल से, और जुड़ी किससे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। पीसीटी में एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो हम लोग फंक्शन ऑफ टिब्यूल में ही पढ़ेंगे, वो वहीं लिखा है। ठीक, तो पीसीटी और डीसीटी में क्या अंतर है? तो भैया ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो पहले है, तो नाम क्या रखना पड़ा, प्रॉक्सिमल। और ये भी कन्वोल्यूटेड है लेकिन बाद में है, तो नाम क्या रखना पड़ेगा, डीसीटी। तो डीसीटी में कौन कौन से सवाल, तो ये भी वही है, हाईली क्वाइल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहां से निकली है, कहां से निकली है, तो कहोगे एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एराइज फ्रॉम एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। अच्छा, किससे जुड़ती है, तो आगे ये किससे जुड़ जाएगी, ऐसे स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। बस लिखना है, कुछ खास नहीं इसमें। दो क्वेश्चन हेनले लूप के हैं, पहले वो पढ़ लेंगे। शुरू करें, वो लिख डाला। ये कहां से निकली है, बोमेन कैप्सूल से, और ये कहां से निकली है, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से। ये किससे जुड़ी है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, और ये किससे जुड़ी है, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट से। ये भी हाईली क्वाइल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये भी क्या है, हाईली क्वाइल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पहले है तो प्रॉक्सिमल कह दोगे, और वो बाद में है तो डिस्टल कह दोगे। 3 क्वेश्चन इसके हैं। हेनले लूप, शुरू करें। छूट रहा है क्या तुम्हारा, छूट रहा है, बढ़े बेटा। बढ़े, हेनले लूप का शेप और वासा रेक्टा का शेप कैसा है, तो याद रखिएगा हेनले लूप का यू शेप नहीं है, हेनले लूप का शेप कोई दूसरा है, और वासा रेक्टा का शेप दूसरा है। दोनों हैं जरूर एक जैसे, लेकिन नाम अलग अलग लिखा है, तो जो लिखा वही याद रखेंगे। हेनले लूप का शेप तो हेयर पिन शेप, जो बालों में पिन लगाई जाती है वैसा है। वासा रेक्टा का यू शेप है, तो उसका यू शेप है, इसका हेयर पिन शेप। बढ़े बेटा, इधर देखें, ये क्या है, पीसीटी, और ये क्या है, हेनले लूप। बस देख लें जरा ध्यान से,
अगर हम क्वेश्चन पूछें कि हेनले लूप क्या है, तो तुरंत कहोगे कौन सा? हेयर पिन शेप। कैसा है? हेयर पिन, अभी लिखो नहीं, लिख टाइम देंगे। कैसा है? हेयर पिन शेप ट्यूब है। इसमें नीचे उतरती हुई क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब। और ऊपर चढ़ती हुई क्या है? एसेंडिंग लिम्ब। तो इसमें क्या पाई जाती है? डिसेंडिंग लिम्ब और क्या? एसेंडिंग लिम्ब। इसलिए सवाल इसके बाद है। अगर ध्यान से देखें तो ये एसेंडिंग लिम्ब यहां से लेके यहां तक है, तो इतना हिस्सा थोड़ा पतला नहीं दिख रहा है और इतना थोड़ा मोटा दिख रहा है। तो जो शुरुआती हिस्सा होता है, ये जो शुरुआती हिस्सा होता है, इसे कहते हैं थिन सेगमेंट और इसे कहते हैं थिक सेगमेंट। जबकि ये क्या है? लिम्ब। और ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब। अभी लिखो नहीं, दो क्वेश्चन और हैं। हेनले लूप किसमें किसमें एब्सेंट? तो दो लोगों में एब्सेंट है, फिश में एब्सेंट और एम्फीबिया में। तो किसमें किसमें प्रेजेंट? तो तीन लोगों में प्रेजेंट। रेप्टाइल में प्रेजेंट, बर्ड में प्रेजेंट और मैमल में प्रेजेंट। ये क्वेश्चन स्पेशल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा हाईली डेवलप या लॉन्गेस्ट हेनले लूप किसमें पाया जाता है? तो एक एनिमल का नाम याद रखेंगे, कंगारू रैट। ये कंगारू नहीं है और न रैट है, इसका नाम कंगारू रैट है। एक डेजर्ट एनिमल है या डेजर्ट मैमल है, रेगिस्तान में पाया जाता है। तो सबसे लंबा हेनले लूप किसमें मिलेगा? कंगारू रैट। देखो हेयर पिन शेप है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंडिंग और एसेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। एसेंडिंग में खास है, एसेंडिंग में शुरू में क्या मिलेगी? थिन, और बाद में क्या मिलेगी? थिक। इसके बाद डिसेंडिंग है। एब्सेंट किसमें है? फिश और एम्फीबिया। प्रेजेंट किसमें है? रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। ये इंपॉर्टेंट है। हाईली डेवलप कहो चाहे लॉन्गेस्ट, लिख लो। इन जनरल एक्वेटिक में एम्फर है, क्योंकि जानते हो क्या है? जो हेनले लूप का मेन काम है वो है वाटर कंजर्वेशन। तो जिसके पास पानी की कमी नहीं होगी उसको पानी बचाने की आवश्यकता है। इसी नाते फिश के पास नहीं है और स्पेशली एम्फीबिया के पास भी ज्यादातर नहीं पाया जाता है, क्योंकि पानी बचाना नहीं है। इंसेक्ट से मंगाओ तो बहुत पीछे, वहां किडनी नहीं तो। सिर्फ दो क्वेश्चन और बचे हैं, कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के। बढ़े बेटा।
अभी तक जितनी ट्यूब आप पढ़े हो इसमें कोई सीधी ट्यूब थी? कोई सीधी ट्यूब थी? नहीं। ना तो कन्वोल्यूटेड सीधी थी, वो तो यू शेप हो गई थी। ना तो पीसीटी, वो तो कन्वोल्यूटेड थी ही। और इसके अलावा हेनले लूप वो भी टेढ़ा है। इसके बाद डीसीटी वो भी टेढ़ा मेढ़ा है। तो अभी तक जितने पढ़े वो सब टेढ़े मेढ़े ही ट्यूब पढ़े हो। तो सीधी कौन सी है? तो सीधी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट है। शुरू करें? अरे कोई मतलब, बहुत ज्यादा न जाओ, यही बहुत है। शुरू करें? तो साइड में लिखिए। सबका हो गया था? बाकी है? साइड में लिखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। जरा देख लो इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये एक डीसीटी है, ऐसे ही दूसरी ये डीसीटी है। तो जितनी भी डीसीटी होती हैं वो एक सीधी ट्यूब में खुलती हैं। डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन, ढेर सारे नेफ्रॉन की डीसीटी एक सीधी ट्यूब में खुलती हैं। और इस सीधी ट्यूब का नाम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट है। ये एक डीसीटी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे बहुत सारी होंगी। तो पहला सवाल ये है कि मेनी डीसीटी कहां खुलती हैं? तो कहोगे सीधी ट्यूब में। और वो सीधी ट्यूब का नाम कलेक्टिंग डक्ट है। पहला सवाल। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि एक कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे दूसरी कलेक्टिंग डक्ट, तीसरी कलेक्टिंग डक्ट, चौथी कलेक्टिंग डक्ट, पांचवी, छठी, सातवीं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज हो जाती हैं। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट हो जाएंगी। तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया? पिरामिड जैसा बन गया। तो दूसरा सवाल ये है कि मेनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज हो जाती हैं और कहां खुलती हैं? तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर तो पेल्विस है। और ये क्या है? कैलिक्स है। और ये क्या है? मेडुलरी पिरामिड है। और उसके अंदर ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। देखो, ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होके कहां खुलेंगे? रीनल पेल्विस पर खुलेंगी। और किसके थ्रू खुलेंगे? मेडुलरी पिरामिड। तो मेनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज एंड ओपन एट रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड। कहां खुलती है बेटा? तो किस जगह खुलेगी? तो एट क्या कहोगे? कैलिक्स। सबसे काम का सवाल ये है, सीधी ट्यूब का नाम। तो सीधी ट्यूब कौन सी है? कलेक्टिंग डक्ट। लिखो। इसको चाहे तो ना भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लो छोटा सा। ढेर सारी डीसीटी कहां खुलती हैं? एक सीधी ट्यूब। सीधी ट्यूब का नाम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहो चाहे कलेक्टिंग डक्ट कहो, अंतर समझ लो। ट्यूब्यूल पतली होती है, डक्ट थोड़ी चौड़ी होती है, बस इतना अंतर है। होती सीधी है। और ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज हो जाती हैं। और कहां खुलती हैं? पेल्विस पर। किसके थ्रू? मेडुलरी पिरामिड के थ्रू।
तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से इन जनरल एग्जाम में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, बहुत कम ही सवाल आते हैं, फिर भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरी निकली कहाँ से? एफरेंट आर्टेरियोल से। दूसरा, बोमेन कैप्सूल में इनर वॉल पर सेल कौन सी है? पोडोसाइट। और तीसरा, सीधी ट्यूब कौन सी है? तो आंसर क्या देंगे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन के जितने भी हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है, हेले लूप है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें से कौन कौन सा हिस्सा किडनी के कार्टेक्स में है और कौन कौन सा हिस्सा किडनी के मेडुला में है? तो वो डायग्राम से भी दिखाई पड़ जाएगा। बनाए? हो गया? बना? लिखे? रामा जल्दी लिखो भाई। अब हमारे साथ ही डायग्राम बनाइएगा। जरा देखो इधर, जैसे मान लेते हैं कि ये किडनी है और ये कार्टेक्स मेडुला डिफरेंशिएशन है और ये नेफ्रॉन है। देखो जरा, ये मान लेते हैं कि बोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। सिर्फ इतना बताओ कौन सा हिस्सा कार्टेक्स में, कौन सा हिस्सा? तो ये है कार्टेक्स और ये है मेडुला। बताओ, अच्छा यहां ग्लोमेरुलस भी तो होगा, नहीं होगा? तो ये क्या है? ये क्या है? बोमेन। ये क्या है? पीसीटी। ये और ये कलेक्टिंग डक्ट। सिर्फ इतना बताओ कौन सा हिस्सा कार्टेक्स में और कौन सा हिस्सा मेडुला में? पार्ट इन कार्टेक्स कौन कौन सा? तो ग्लोमेरुलस भी है, बोमेन कैप्सूल भी है, पीसीटी भी है और डीसीटी। ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। अच्छा, पार्ट इन मेडुला बता दो। तो मेडुला में 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक लूप ऑफ हेनले और एक कलेक्टिंग डक्ट।
अच्छा ये बताओ कौन सा हिस्सा है जो कार्टेक्स से मेडुला तक है? एक्सटेंड फ्रॉम कार्टेक्स टू मेडुला, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम कार्टेक्स टू मेडुला, तो आंसर क्या देंगे? तो आंसर देंगे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, वैसे कलेक्टिंग डक्ट किसमें है? मेडुला में ही है। फिर भी अगर ये वाला क्वेश्चन मिलेगा कौन सा हिस्सा है जो कार्टेक्स से मेडुला तक है, तो आंसर क्या देंगे? कलेक्टिंग डक्ट। लिखो। हेल्ले लूप का क्या करें? नहीं ये नहीं है बिल्कुल, ये यहां छू जाता है, पीसीटी यहां तक आ जाएगा। ज्यादा अच्छा ना बनाओ, पर बना लो। तो देखो टाइप ऑफ नेफ्रॉन, इधर देखो, बनाइएगा नहीं, देख लीजिए पहले। मान लेते हैं कि ये किडनी है और किडनी में कार्टेक्स मेडुला डिफरेंशिएशन ये है। बाहर की तरफ क्या है? कार्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। अब नेफ्रॉन देखो कैसे पाया जाता है। तो एक ऐसा नेफ्रॉन है जिसका माइलपीजियन कार्पसेल्स बिल्कुल किडनी के सरफेस की तरफ है। फिर ये पीसीटी है और ये छोटा सा हेनले लूप, फिर ये डीसीटी, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। एक ऑप्शन है। दूसरा देखो, एक ऐसा नेफ्रॉन है जिसका माइलपीजियन कार्पसेल्स कार्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर है और उसका ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। इसमें और इसमें अंतर दिख रहा होगा क्या? जिसका माइलपीजियन कार्पसेल्स कार्टेक्स में बिल्कुल सरफेस की तरफ होगा उसका नाम रखना पड़ेगा कार्टिकल नेफ्रॉन, और जिसका माइलपीजियन कार्पसेल्स कार्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर होगा उसका नाम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दो नेफ्रॉन हो गए। कौन से? एक का नाम क्या है? कार्टिकल नेफ्रॉन, और एक का नाम क्या है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सुन लीजिए फिर लिखिएगा, जल्दी ना करें छूट जाएगा। देख लीजिए, कार्टिकल नेफ्रॉन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ज्यादातर यही होते हैं, क्योंकि टोटल का ये लगभग 80% होते हैं, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन सम नेफ्रॉन होते हैं, टोटल का लगभग 20% होते हैं। वापस, कार्टिकल नेफ्रॉन वो है जो कि छोटा नेफ्रॉन होता है, स्मॉलर नेफ्रॉन। जक्स्टा वो होता है नेफ्रॉन। किस मामले में छोटा हो गया और किस मामले में बड़ा हो गया? तो देखो, इसका हेनले लूप बहुत छोटा है, इसका हेनले लूप बहुत बड़ा है। तो जब बहुत छोटा होगा तो मेडुला में थोड़ा गहराई तक जाएगा, और जब बहुत बड़ा होगा तो मेडुला में काफी नीचे तक जाएगा। तो ये छोटा है क्योंकि स्मॉल हेनले लूप होता है, जो कि दैट स्लाइटली डिप इन, किसमें? मेडुला। जबकि इसकी खास बात क्या है?
लॉन्गर हेनले लूप। अब जब लंबा हेनले लूप होगा दैट डीपली रन इन मेडुला, जो मेडुला में काफी गहराई तक जाएगा। एक बहुत बड़ा अंतर है कार्टिकल नेफ्रॉन और जक्समेडुलरी नेफ्रॉन में, एक मेन अंतर है, रट लेना है, अभी रटेंगे। कार्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होता है, अगर एब्सेंट नहीं होगा तो रिड्यूस होता है क्या, वासा रेक्टा। ये क्या है अभी आगे लिखाएंगे। जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हाईली डेवलप होता है क्या, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा एब्सेंट होना या रिड्यूस होना किसकी पहचान है, कार्टिकल की। और वासा रेक्टा हाईली डेवलप होना किसकी पहचान है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। एक चीज और पढ़े होंगे, जेजी कॉम्प्लेक्स। जेजी कॉम्प्लेक्स कौन सा नेफ्रॉन बनाता है, यही बनाता है। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या बनाएगा, बनाएगा जे जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। बनाओ, कौन सा ऐसा नेफ्रॉन है जिसका मेलपीजियन बॉडी या मेलपीजियन कार्पसेल्स कार्टेक्स में सरफेस की तरफ है, वो कार्टिकल है। और जिसका कार्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर है उसका नाम जक्स्टामेडुलरी है। छोटा कौन बड़ा कौन, बातचीत ना करो भाई, इधर देखो, जरा आराम से बताएं। ये क्या है, बोमैन कैप्सूल। ये क्या है बताते चलो, पीसीटी। ये क्या है, हेनले लूप। और ये क्या है, डीसीटी, आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा इधर देखो, इधर से क्या आया है, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट तो है इधर से, और इधर क्या गया है, इफरेंट आर्टीरियोल। अब ध्यान से सुनिएगा, एक गलती हो गई है। गलती ये हो गई है कि ये कौन सा था, एफरेंट आर्टीरियोल, और यहां क्या थी, कैपिलरी। तो कैपिलरी बाद बनना क्या था, वेन्यूल। लेकिन बन क्या गया था, इफरेंट आर्टीरियोल। अब देखो, इफरेंट आर्टीरियोल को जल्दी ही एहसास हो गया कि गलती हो गई है। कैपिलरी के बाद बनना था वेन्यूल और बन गया क्या, आर्टीरियोल। तो ये गलती सुधारी जाएगी। और इफरेंट आर्टीरियोल अब डिवाइड करेगा किसमें, कैपिलरी में, और कैपिलरी का पूरा नेटवर्क बन जाएगा। कैपिलरी का पूरा नेटवर्क बन जाएगा अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। वो चाहे पीसीटी के अराउंड हो, चाहे डीसीटी के अराउंड हो, और चाहे हेनले लूप के अराउंड हो। फिर से सुनते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल से क्या निकली, कैपिलरी। और इन्होंने क्या बना लिया, नेटवर्क अराउंड क्या, रीनल ट्यूब्यूल। ये जो नेटवर्क बना है, उसी नेटवर्क का नाम, ये जो बना है इसी का नाम पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी है। तो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या है, तो पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ, और ट्यूब्यूलर का मतलब ट्यूब्यूल, और कैपिलरी का मतलब कैपिलरी। वो कैपिलरी जो रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ पाई जाए उनका नाम पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। इसी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी का एक हिस्सा ये है जिसका नाम वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा क्या है,
तो कहोगे यू शेप, यू शेप कैपिलरी नेटवर्क और किसके पैरेलल है, पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, हेनले लूप। तो पेरीटिब्यूलर कैपिलरी का ही हिस्सा है, ये मत समझ लेना कि ये कोई नई चीज है, नहीं, ये पूरा कैपिलरी नेटवर्क है, उसी का थोड़ा सा हिस्सा जो कहाँ हो, पैरेलल टू हेनले लूप हो, यू शेप हो, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन मेडुला। जो मेडुला में प्रेजेंट हो, पैरेलल टू हेनले लूप हो और यू शेप हो, उसी का नाम क्या रख दोगे, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एब्सेंट या रिड्यूस, कार्टिकल नेफ्रॉन। वासा रेक्टा हाईली डेवलप, तो आंसर क्या देंगे, जक्स्टा मिलरी नेफ्रॉन। सुन लेते फिर लिखेंगे, एफरेंट आर्टीरियोल से कैपिलरी, उसी से बना ग्लोमेरुलस, और वहां से फिर से निकला क्या, इफरेंट आर्टीरियोल। इसने जल्दी ही क्या बनाया, कैपिलरी का बनाया, और कैपिलरी नेटवर्क हो गया अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। वो कैपिलरी नेटवर्क जो इफरेंट आर्टीरियोल से निकले और पीसीटी डीसीटी हेनले लूप के चारों तरफ फैल जाए, उसका नाम क्या रखोगे, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। इस पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क का वो हिस्सा जो मेडुला में हो, हेनले लूप के पैरेलल हो और यू शेप हो, उसका नाम क्या रखोगे, वासा रेक्टा। प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और एब्सेंट, तो आंसर देंगे कार्टिकल नेफ्रॉन। बनाओ, एनसीईआरटी ने नेफ्रॉन के बाद सीधे यूरिन फॉर्मेशन हेडिंग दी है, लेकिन हम लोग दो दो पॉइंट पढ़ लेंगे, 2 पॉइंट अमोनिया बनने के और 2 पॉइंट यूरिया बनने के, फिर यूरिन बनेगी। तो हमारे साथ हेडिंग डालें, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी है उसमें हमको 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है अमोनिया फॉर्मेशन, भाई पहले तो अमोनिया बनेगी ना, फिर दूसरा पढ़ना है यूरिया फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। तो एनसीईआरटी ने सीधे क्या स्टार्ट कर दिया है, यूरिन फॉर्मेशन। हम लोग 2-3 लाइन अमोनिया की, 2-3 यूरिया की, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूरिन फॉर्मेशन। ये लिख लीजिए, पहली हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग अमोनिया फॉर्मेशन। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है केवल। एक चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन, अब मिनरल न्यूट्रिशन हट गया है, उसमें फेट ऑफ अमोनिया एक हेडिंग थी, और फेट ऑफ अमोनिया में क्या क्या पढ़ाया गया था, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें ट्रांस एमिनेशन पढ़ाया गया था, उसमें था। अब वो चैप्टर हट गया तो कोई बात नहीं, वही एक क्वेश्चन यहाँ है केवल। हेडिंग डालें क्या, अमोनिया फॉर्मेशन। देखो तो हेडिंग डालें अमोनिया फॉर्मेशन। पहला सवाल है कि अमोनिया बनती कहाँ है या कैसे बनती है, तो इससे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ ही चुके हैं कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, और उसी से क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी। लेकिन प्रोटीन से सीधे अमोनिया नहीं बनती है, प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो बनते हैं अमीनो एसिड, और वास्तव में अमीनो एसिड से ही क्या बननी है, अमोनिया। अब अमीनो एसिड देख लें,
किसी अमीनो एसिड को अगर देखोगे तो एक कार्बन होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है, और क्या क्या होता है जरा देखो। तो एक तरफ लगा होता है NH2, एक तरफ COH, एक तरफ H और एक तरफ R। ये जो NH2 ग्रुप है यही रियल में सोर्स है किसका? अमोनिया का। तो अगर हमको अमीनो एसिड से अमोनिया बनाना है तो क्या रिमूव करना पड़ेगा? क्या रिमूव करना पड़ेगा? NH2 ग्रुप रिमूव करोगे। अब जिस प्रोसेस से रिमूव करोगे उसके नाम तो 2 तरीके हैं, या तो आप कर दीजिए क्या, ट्रांस एमिनेशन, और या तो आप कर दीजिए डी एमिनेशन। तो सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसे है कि अमोनिया फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होती है, तो आंसर देंगे क्या, ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन। बस इतना ही पढ़ना है अमोनिया में। शुरू करें। तो 3 चीजें पढ़नी है, एक है अमोनिया फॉर्मेशन, एक है यूरिया और एक है यूरिन। अमोनिया हो गया है, हेडिंग डाले यूरिया फॉर्मेशन। 2 लाइनें यहां पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है यूरिया फॉर्मेशन कहां करेंगे? कहां करेंगे? लिवर। अब लिवर पर यूरिया फॉर्मेशन करेंगे कैसे वो समझ लीजिए। तो करना तो यही है कि अमोनिया से ही क्या बनाना है, यूरिया बनाना है। बस अमोनिया से यूरिया बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं यूरिया साइकिल, या इसका एक और नाम है क्रेब साइकिल, नहीं क्रेब हेंसलेट साइकिल। तो चाहे यूरिया साइकिल कहो चाहे क्रेब हेंसलेट साइकिल, इसका एक और नाम है। इसी को आर्जिनीन साइकिल भी कहते हैं। ठीक, होता क्या है, तो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अमोनिया के, एक मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और तब बनता है NH2CONH2। यही क्या है, यूरिया है। एक क्वेश्चन और, इसी के साथ क्या लग जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल ATP लग जाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, यूरिया बनाने में कौन सा वेस्ट यूज होता है? तो बना रहे थे अमोनिया से यूरिया, साथ में ले क्या लिए, CO2। तो अच्छी चीज है, CO2 भी तो वेस्ट है। तो यूरिया बनाने में कौन से 2 वेस्ट निकल जाते हैं? तो आंसर देंगे अमोनिया एंड CO2। एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल यूरिया फॉर्मेशन रिक्वायर, उसको क्या क्या चाहिए? तो कहोगे उसको चाहिए 2 अमोनिया, 1 CO2 और 3 ATP। बस यूरिया में इतना पढ़ना है। यूरिया फॉर्मेशन लिवर पर होती है किस एंजाइम से? तो यहां एक एंजाइम लगता है, बाई एंजाइम आर्जिनेज। तो साइकिल कौन सी है, आर्जिनीन। बहुत पहले सवाल आया था, आर्जिनेज एंजाइम किस आर्गन में सबसे ज्यादा पाया जाएगा? तो आंसर क्या दोगे, लिवर। तो बस इतना हम लोगों ने एक्स्ट्रा देख लिया। 2 लाइनें अमोनिया फॉर्मेशन की, 2 लाइनें यूरिया फॉर्मेशन की। फिर डिटेल में हमको क्या पढ़ना है, यूरिन फॉर्मेशन।
एक मालिक्यूल यूरिया बनने में क्या 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 लग गया? तो कहोगे 2 लग गए अमोनिया, 1 लग गया CO2 और 3 लग गए क्या? ATP। अब हेडिंग डालेंगे यूरिन फॉर्मेशन, जो हम लोग को पढ़ना है। दिया है बड़े बेटा, यूरिन फॉर्मेशन। तो तीसरी हेडिंग यूरिन फॉर्मेशन है, और यूरिन फॉर्मेशन से ही एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है। तो यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप हैं? तो कहोगे 3 स्टेप हैं। हमारे साथ ही लिखते चलेंगे। जैसे कहोगे 3 स्टेप, वैसे पूछा जाएगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप कौन सा है? तो पहला स्टेप का नाम है ग्लोमेरुलर, लिखते चले, फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप है सेलेक्टिव सीक्रीशन। कितने स्टेप? 3 स्टेप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से एक्टिव कौन होता है और पैसिव कौन होता है? तो ये जो स्टेप है ये पैसिव होता है, और ये दोनों ज्यादातर क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। कैसे? एग्जामिनर ने पूछा था, कहा था अगर किडनी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी जाए तो बताओ कौन सी प्रोसेस बंद हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम करोगे तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम। तो एक्टिव प्रोसेस क्या होने लगेगी? बंद होने लगेगी। अब हमको एक एक करके पढ़ना है। पहली हेडिंग डालेंगे क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, फिर क्या? सिक्रीशन। बढ़े? तो अब यहां से डिटेल में शुरू करेंगे। पहली हेडिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसी का दूसरा नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। लिखेंगे नहीं, देखेंगे पहले। इधर देखें, जितना आपको पता है कि ये है बोमैन कैप्सूल, इधर से क्या आता है? एफरेंट आर्टीरियोल, और इधर क्या जाता है? इफरेंट आर्टीरियोल। यहां क्या है? यहां है ग्लोमेरुलस की कैपिलरी। होता यह है कि इधर से आया ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से, इधर से गया ब्लड इफरेंट आर्टीरियोल, कैपिलरी पर कुछ ब्लड स्टे करता है। तो इसी ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से प्लाज्मा निकल के यहां चला आता है। हम लोगों के ब्लड की कैपिलरी में जो प्लाज्मा है उसका ज्यादातर हिस्सा निकल के बोमैन कैप्सूल में आ जाता है। जब तक यहां था तो नाम ब्लड प्लाज्मा था, और जैसे यहां आ जाता है इसी का नाम फिल्ट्रेट हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट बनने की प्रोसेस का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? फिल्ट्रेशन।
कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन होता है, सुनो अभी कुछ लिखो नहीं, केवल सुन लो, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो आराम से सुने, अभी आराम से लिखेंगे। एफरेंट से ब्लड आया, इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड गया, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस पर क्या पाई जाती है? कैपिलरी। ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से प्लाज्मा लीक होकर के कहां चला आया? बोमेन कैप्सूल। उस प्रोसेस जिससे आया उसका नाम फिल्ट्रेशन, और जो यहां इकट्ठा हुआ उसका नाम फिल्ट्रेट। कहां हुआ है? तो कहोगे फिल्ट्रेशन हुआ है ग्लोमेरुलस पर। इसी नाते इस फिल्ट्रेशन का नाम क्या रखना पड़ेगा? इसका नाम रखना पड़ेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसी नाते इसका पूरा नाम फिल्ट्रेशन है। ठीक, एक और क्वेश्चन, यहां जो फिल्ट्रेट आया है उसमें प्लाज्मा के सभी कंपोनेंट है, ऑल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, बस एक चीज नहीं आई है। क्या? प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो यहीं रह गई हैं, तो इसमें क्या होगा? ऑल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा एक्स क्या? प्रोटीन। तो बताओ फिल्ट्रेशन फाइन है कि काम चलाऊ है? फिल्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया फिल्ट्रेशन है कि सब कुछ आ गया है, बस क्या नहीं आया? प्रोटीन नहीं आया। और अच्छे काम को क्या कहते हो? क्योंकि सभी कंपोनेंट आ गए, क्या नहीं आया? प्रोटीन नहीं आए। इसी नाते इस फिल्ट्रेशन का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पड़ा। अल्ट्रा का मतलब फाइन होता है। तो देखो फिल्ट्रेशन के दो नाम हैं, कौन सा नाम? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि दो जगह से सोच रहे हैं। पहले तरीका सोच रहे हैं कि फिल्ट्रेशन हुआ है ग्लोमेरुलस पर, तो नाम क्या रखोगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इतना बढ़िया हुआ है कि प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट आ गए, बस प्रोटीन वहीं रह गई, तो नाम इसका क्या पड़ जाएगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां से पड़ा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहां से पड़ा। वापस आ जाओ, फिर भी यहां है क्या 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 होगा? तो देखो यहां क्या क्या होगा। यहां ढेर सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, नहीं होंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से? तो जितने होते हैं, जैसे हमारा मेन वेस्ट क्या है? यूरिया। लेकिन हो सकता है कि हमको क्या मिल जाए? अमोनियम आयन, और थोड़ा सा क्या मिल जाए? यूरिक एसिड। अच्छा, और क्या होगा ये बताओ? ग्लूकोज होगा कि नहीं? लिखो नहीं, सुन लो केवल। जब इधर से ब्लड आया था तो ग्लूकोज होगा, जब यहां ब्लड होगा तो भी ग्लूकोज होगा। तो जब प्लाज्मा यहां से यहां आएगा तो ग्लूकोज तो प्लाज्मा में ही पड़ा था। तो बताओ फिल्ट्रेट में ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब प्लाज्मा में था तो यहां भी होगा। तो यहां क्या होगा? अच्छा, और क्या होगा? अमीनो एसिड भी होगा। अच्छा, आयंस नहीं होंगे भाई, जो प्लाज्मा में होंगे वो यहां होंगे। हमने फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा जब कह दिया है तो प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट होंगे, बस प्लाज्मा की क्या नहीं होगी? प्रोटीन नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, आरबीसी होंगी? तो जब यहां फिल्ट्रेशन हुआ था तो जब प्रोटीन नहीं आ पाई हैं तो क्या ब्लड सेल आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या नहीं होता है? नॉट हैव। तो दो चीजें नहीं होती हैं, ब्लड की सेल और ब्लड की प्रोटीन। एक और क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी पर फिल्ट्रेशन हुआ है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है
और प्लाज्मा लीक के यहाँ चला गया है, तो क्यों जाएगा प्लाज्मा लीक करके? कैपिलरी तो हमारे पूरे शरीर में सब जगह है, तो क्या सब जगह लीक कर जाता है? भैया किसी भी आर्गन की हम बात कर लें, कहीं पंप किया गया हो तो हर टिश्यू में कैपिलरी बनी होंगी ना, तो क्या हर जगह फिल्ट्रेट बनेगा? हर जगह तो नहीं बनता है, तो फिर किडनी में क्यों बन जाता है? तो ध्यान से सुने, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी पर पाया जाता है हाई ब्लड प्रेशर। और इसी हाई ब्लड प्रेशर के चक्कर में क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो फिर क्वेश्चन पलट के पूछेगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन क्यों होता है और कहां होता है? तो क्यों का जवाब है हाई ब्लड प्रेशर एट ग्लोमेरुलर कैपिलरी। और कहां होता है? तो आंसर क्या देंगे? ग्लोमेरुलस पर होता है। एक क्वेश्चन, यहां जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको कहते क्या हैं? तो यहां के हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, बताओ भाई, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GHP कहते हैं। कितनी वैल्यू होती है? तो लगभग 60 mmHg होती है। आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि कैपिलरी का ब्लड प्रेशर 60 mmHg है? ज्यादा नहीं लग रहा है? भाई आर्टरी में कितना होता है? 120, तो उससे कम होगा आर्टीरियोल में और उससे कम होता कैपिलरी में। हमारी बॉडी में कहीं भी जहां जहां कैपिलरी पाई जाती हैं वहां उनका ब्लड प्रेशर 0 से 10 mmHg होता है। केवल यही एक ऐसी कैपिलरी है जिसका प्रेशर कितना है? 60 mmHg। कोई बताएगा इस कैपिलरी का प्रेशर इतना ज्यादा क्यों है? लिखो नहीं, क्यों सुनो और बताओ। तो देखो, पहले से ही पता है कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है वो थोड़ा चौड़ा होता है और इफरेंट क्या होता है? सकरा। चौड़े रास्ते से ब्लड आएगा और सकरे रास्ते से जाएगा, तो यहां इकट्ठा नहीं होगा, बिल्कुल इकट्ठा होगा, तो प्रेशर क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या इस हाई ब्लड प्रेशर का क्या कारण है? तो इस हाई ब्लड प्रेशर का कारण बता दो बस, क्या कारण है? इस हाई ब्लड प्रेशर का क्या कारण है? तो कहोगे ड्यू टू, बताओ, लिख दे। ऑप्शन सुने फिर आंसर बताएं। पहला ऑप्शन है वाइड ल्यूमेन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, दूसरा ऑप्शन है नैरो ल्यूमेन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल। फिर से सुनते हैं, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी पर प्रेशर ज्यादा होता है क्यों? दो ऑप्शन, पहला वाइड ल्यूमेन ऑफ एफरेंट और दूसरा नैरो ल्यूमेन ऑफ इफरेंट। बोथ ऑप्शन में नहीं है। तो असली चीज ये है, ये अगर सकरा न होता तो जितना आता उतना चला जाता। तो असली कारण क्या है? नैरो ल्यूमेन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल ड्यू टू नैरो ल्यूमेन ऑफ इफरेंट। अभी लिखो नहीं बेटा, सुन लो, भी बहुत कुछ है। हुआ यह है कि इधर से ब्लड आया, इधर को ब्लड गया, ये चौड़े से आया, सकरे से गया, तो यहाँ प्रेशर बढ़ा, तो प्लाज्मा लीक करके यहाँ आया, सभी कंपोनेंट आ गए, बस क्या नहीं आया? प्रोटीन। इसी नाते इसका नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये घटना ग्लोमेरुलस पर हुई है तो नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयन भी पाए जाएंगे। क्या नहीं होगा? ना तो ब्लड की सेल और ना तो ही ब्लड की प्रोटीन पाई जाएंगी। ये ऐसा क्या हुआ कि प्लाज्मा लीक करके यहाँ चला आया? तो कहोगे कैपिलरी पर क्या था? प्रेशर हाई था, और उसी से क्या हुआ? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड।
कितना हाई था? वो काफी हाई था, 60 mmHg था। इसका नाम क्या पड़ा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्यों था? तो ड्यू टू नैरो ल्यूमेन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। 2 क्वेश्चन और। यहां होगा GHP, जो चाह रहा होगा कि क्या हो? फिल्ट्रेशन हो। लेकिन इस GHP का 2 लोग विरोध करते हैं, जो चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन ना हो। अभी लिखेंगे नहीं। तो GHP कितना है बेटा? 60 mmHg। और ये फेवर करता है किसको? किसको फेवर करता है? फिल्ट्रेशन को फेवर करता, चाहता है कि हो जाए। लेकिन इसका 2 लोग अपोज करते हैं। एक का नाम है BCOP और एक का नाम है CHP। BCOP होता है 32 mmHg, ये भी विरोध करता है। और ये होता है 18 mmHg, ये भी विरोध करता है। ये दोनों क्या करते हैं? अपोज करते हैं। किसका? फिल्ट्रेशन। इधर देखो, ये है बोमेन कैप्सूल और इधर से आया ब्लड, ये है ग्लोमेरुलस। इधर से इधर क्या लग रहा है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसका 2 लोग विरोध कर रहे हैं। इसका 2 लोग विरोध कर रहे हैं। कौन कौन? तो इसका 2 लोग विरोध कर रहे हैं। एक का नाम BCOP, एक का नाम CHP। तो BCOP का फुल फॉर्म बता दो। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे बनता है जरा देखो। तो ये मान लेते हैं कैपिलरी है और यहां से प्लाज्मा लीक करके यहां जा रहा है। तो इस जगह क्या इकट्ठा होने लगेंगे? जिस जगह से प्लाज्मा जा रहा था वहीं इकट्ठा हो जाएंगे प्रोटीन। और ये प्रोटीन अपोजिट दिशा में प्रेशर लगाएंगे। तो ब्लड में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो अपोजिट करती हैं। इसी का नाम क्या पड़ गया? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके चक्कर में आया? ड्यू टू ब्लड प्रोटीन। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्यों होता जरा देखो। तो जैसे जैसे यहां फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है इस जगह, फिल्ट्रेट आने वाले फिल्ट्रेट का विरोध करता है। तो फिल्ट्रेट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा अपोजिट दिशा में, उसी का नाम क्या होगा? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। किसके नाते आया? ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट इन बोमेन कैप्सूल। जरा आराम से बताएं कि इस जगह कुल कितना प्रेशर होगा। तो देखो नेट प्रेशर कितना आएगा। ये सब हटा देते हैं। नेट प्रेशर बताओ बस। नेट प्रेशर एट ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो जो नेट प्रेशर होता है उसको कहते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EFP। निकालते हैं कैसे? GHP माइनस BCOP प्लस CHP। GHP कितना था? 60 माइनस ये कितना रखोगे? 32। ये कितना रखोगे? 18। तो 60 में से क्या घटा दोगे? 50। तो आंसर कितना आएगा? 10 mmHg। ये क्या निकला है? EF
बी आया हुआ सवाल है। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको इंटर में पढ़ाया गया होगा। क्या क्या सुना है? ग्लोमेरुलस की कैपिलरी पर हाई ब्लड प्रेशर होता है, उस हाई ब्लड प्रेशर का नाम GHP होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसका दो लोग अपोज करते हैं, एक का नाम BCOP, एक का नाम CHP। BCOP ब्लड के प्रोटीन के नाते बनता है और CHP फिल्ट्रेट के कलेक्ट होने से बनता है। BCOP का दोनों विरोध करते हैं, इसी नाते जब नेट निकालना था तो इन दोनों को आपस में जोड़ लिया और इसके माइनस में लिख दिया, तो नेट कितना निकला? 10 mmHg। तो जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है तो किडनी में नेट प्रेशर कितना होता है? 10 होता है। अगर हम अपना बीपी चेंज कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर चेंज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बता दो। ये मान लेते हैं कि हम लोगों की किडनी है, इधर से ब्लड आया, इधर से निकल गया। जब ब्लड आया था और ब्लड निकल गया तो कुछ ना कुछ ब्लड क्या कर गया? फिल्टर हो गया, और उसके बाद फाइनली क्या बनी? यूरिन बनी। यहां क्या बना? अभी लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। यहां क्या बना? फिल्ट्रेट। यहां क्या बनी? यूरिन। इधर से क्या आया था? ब्लड आया था। इधर गया भी क्या है? ब्लड ही वापस गया है। तो मान लेते हैं ये किडनी है, ब्लड आया, कुछ फिल्ट्रेट बना, ब्लड निकल गया, उसके बाद फाइनली क्या बनी? यूरिन। यार रटने वाले सवाल। पहला सवाल, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर बाई किडनी बताओ। तो लगभग 1100 से 1200 ml क्या मिलेगा पर मिनट। ये कितना ब्लड है? ये हार्ट के वेंट्रिकल के द्वारा पंप किए गए ब्लड का 1/5 है। भाई 5 लीटर है और लगभग 1 लीटर फिल्टर होता है, तो 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है? तो कहोगे 1/5 ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल। और इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है ये 20% ऑफ 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब 20%। 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। इधर देखो, ये है हम लोगों का हार्ट। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये ब्लड कहाँ गया? किडनी को गया। तो फिल्टर होने कितना चला गया? तो फिल्टर होने चला गया लगभग 1100 से 1200 ml पर मिनट। अच्छा, किडनी ने कितना फिल्ट्रेट बनाया? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फार्म बाई किडनी कितना? तो लगभग 125 ml पर मिनट। नहीं तो फिर क्या कहो, दिन भर का निकाल लो, तो लगभग 180 लीटर पर डे। तो क्या इतनी ही यूरिन बनती है? इतनी यूरिन तो नहीं बनती है। जितना फिल्ट्रेट पर मिनट बनता है, जितना फिल्ट्रेट पर मिनट बनता है, उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। शॉर्ट फॉर्म में क्या है? GFR। कितना है? तो मोटा मोटा कहोगे 125 ml पर मिनट। लेकिन कितनी यूरिन बनती है? अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड बाई किडनी बताओ।
तो देखो आंसर रटिए, 1 ml पर मिनट कितनी बनती है? या तो 1 ml पर मिनट कहो या आर 1.5 लीटर पर डे। तो आपको अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ कितना बना था? 180 लीटर, और यूरिन कितनी बनी? 1.5। तो बाकी कहाँ चला गया? बाकी कहाँ चला गया? तो बाकी लगभग 90%, 90 क्या 99% है। नाइन्टी 99% फिल्ट्रेट क्या कर गया? रीअब्जॉर्ब। देखेंगे क्या बताया है। ये है किडनी, ब्लड आया, ब्लड गया, ब्लड आया तो फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट से यूरिन बनी। कितना ब्लड फिल्टर किया गया? तो 1100 से 1200 ml पर मिनट। ये क्या है? तो कहोगे हार्ट के द्वारा पंप किए गए ब्लड का 1/5 या क्या कहोगे 20% है। कितना फिल्ट्रेट बना पर मिनट? तो कहोगे लगभग 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। और इसी को कहते क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, शॉर्ट फॉर्म में GFR। लेकिन फिल्ट्रेट तो बहुत बन रहा है, यूरिन कितनी बन रही है? केवल 1 ml पर मिनट। अब 1 ml पर मिनट का पर डे निकालोगे तो लगभग 1.5 लीटर पर डे आएगा। इसका मतलब है 99% फिल्ट्रेट क्या हो गया? रीअब्जॉर्ब। यहीं से हेडिंग डाले थे ना? लिखो लिखो, एक बार फिर सुना देंगे। पहला स्टेप कौन सा है? तो कहोगे फिल्ट्रेशन है। कौन करता है? तो कहोगे ग्लोमेरुलस करता है। तो नाम क्या पड़ गया? ऑन एन एवरेज कितना ब्लड? 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर बाई किडनी, क्या लिखा है? पर मिनट, जो कि रफली कितना है? 1/5 ऑफ ब्लड पंप बाई वेंट्रिकल। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ब्लड प्रेशर ही है जो क्या कराता है? फिल्ट्रेशन कराता है। अब ये इतना नहीं बताया अभी, तो इतना छोड़ दीजिएगा। ये लाइन आपको पहले से ही पता है क्या? कि एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल क्या है? पोडोसाइट। इनका अरेंजमेंट कैसा है? इंट्रिकेट मैनर। और बनता क्या है? माइन्यूट स्पेस। नाम क्या है? फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर, पहले से पता है। ब्लड फिल्टर्ड सो फाइनली, इतना दैट मेम्ब्रेन के थ्रू कि ऑलमोस्ट, यहां से हाईलाइट करें, ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट, क्या लिखा है? प्रोटीन, पास कर जाएगा किसमें? बोमेन कैप्सूल। इसी नाते इसका नाम क्या रखना पड़ा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 2 लाइनें और हैं, ये टिक कर लो भैया, बर्तन काहे भागने लगे हैं। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट कहते क्या हो? GFR। और GFR हेल्दी इंडिविजुअल का कितना है? 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। यहीं तक पढ़ाया, 2 लाइनें रह गई हैं, वो अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे। ठीक है।